Let's see the difference between subroutine and interrupt. First of all, understand that जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो होता ये है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ही वो फंक्शन होता है जिसको हम कॉल करना चाहते हैं. सो इट्स नॉट दैट कि हम वहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट स्टोर करें और फिर हम प्रोग्राम पे स्विच करें. व्हाट आई मीन इज़ कि लेट से आपने मेन फंक्शन से सम फंक्शन को कॉल किया, सम फंक्शन से आपने कुछ और फंक्शन को कॉल किया, तो वो जो भी फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो वो आपके प्रोग्राम का ही पार्ट है. वो आपके प्रोग्राम में ही सारी वैल्यूज़ होंगी और जब आप रिटर्न करोगे तो वो उस प्रोग्राम में ही फिर रिटर्न होगा. आप एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे जंप नहीं कर रहे हो. So whenever you are running a subroutine, then you don't need to store the previous values. So for example, let's say आपने क्या किया, integer main, और आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया a is equal to 10, b is equal to 20, and then you have called, let's say, c is equal to integer c is equal to a plus b, and then you have called some function xyz, and then you are doing something else. When you go to xyz function, you don't have to store what are the values of c, what are the values of a, and what are the values of b. Why? Because यहाँ पे जो आपके पास स्टैक होगी, जो अभी हमने पढ़ी है कि मेमोरी स्टैक होगी, वहाँ पे क्या होगा, इस मेन फंक्शन के अंदर a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20 एंड c की वैल्यू 30 ऑलरेडी स्टोर्ड होगी. जब आप नया फंक्शन कॉल करोगे एक्स वाई जेड, तो इस एक्स वाई जेड को कॉल करने से पहले बस आपको क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि ये लेट से आपने यहाँ पे कॉल किया है 101 पे, तो आप यहाँ पे रिटर्न एड्रेस 102 कॉल करना चाहते हो. लेकिन इसके अलावा ये सारी वैल्यूज़ को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है एक्स वाई जेड को कॉल करते हुए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टोर्ड एंड दे आर नॉट गोइंग टू चेंज बाय एक्स वाई जेड. इवन इफ दे आर गोइंग टू चेंज, इट विल बी अवर प्रोग्राम लॉजिक. अगर हम कॉल बाय रेफरेंस करेंगे और ए बी सी की वैल्यू को चेंज करते भी हैं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामर एंड इट इज़ अ part of program logic. It is not changed automatically or it is not replaced by something else. But then when interrupt runs, there is a problem. The problem is, आप लेट से एक प्रोग्राम को रन कर रहे हो, प्रोग्राम को रन करते करते आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आ गया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने इंटरप्ट को रन किया. तो इंटरप्ट को रन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच करना पड़ेगा. प्रोग्राम से मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो यूज़र लेवल पे रन होता है और जो इंटरप्ट्स होते हैं वो कर्नल लेवल पे रन होते हैं. कर्नल लेवल या सुपरवाइज़र मोड में रन होते हैं या फिर मॉनिटर मोड भी बोलते हैं, उसमें रन होते हैं. सुपरवाइज़र मोड, कर्नल मोड या फिर मॉनिटर मोड. सुपरवाइज़र, मॉनिटर और कर्नल, ये तीन तरह के एक ही नाम है, एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है. और या फिर यूज़र मोड में. जब मैंने आपको फ्लैग्स पढ़ाए थे, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड पढ़ाया था, तो मैंने आपको 4 फ्लैग्स के बारे में बताया था. बट देर इज़ अ वन मोर इम्पॉर्टेंट फ्लैग कॉल्ड मोड. मोड इज आइदर 0 और 1. 0 मीन्स यूज़र मोड एंड 1 मीन्स कर्नल मोड. तो जब आपको अपने प्रोग्राम से जंप करके इंटरप्ट रन करना पड़े, तो वो क्या होगा, यूज़र मोड से कर्नल मोड में पहले शिफ्ट होगा और कर्नल मोड में हो सकता है कि आपके प्रोग्राम का डेटा चेंज हो जाए. तो इसीलिए आपके प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करने की ज़रूरत है, ठीक है. अगर वो स्टोर नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्राम का डेटा चेंज हो सकता है. ऑल if you have already studied the operating system course, then in operating system I have told you that कि जब हम प्रोग्राम में सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो दे कैन चेंज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस, एंड इफ वी डू नॉट मेक our program synchronized, then race condition may arise. And race condition is what? The end result will change depending on the execution of order of execution of instructions, ठीक है. तो इसी तरह से इंटरप्ट रन करते हुए होगा ये कि आपके प्रोग्राम के सारे स्टेटस को, रजिस्टर्स को, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को, इन सबको स्टोर करना पड़ेगा. और interrupt can be of different types. There can be external interrupt, internal interrupt, and then there can be hardware interrupt.
So what are external interrupts? So external interrupt could be like जैसे आप एक प्रोग्राम चला रहे हो और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम चल रही है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में क्या होता है, टाइम क्वांटा होता है। टाइम क्वांटा अगर आपका एक्सपायर हो जाएगा, लेट से 2 मिली सेकेंड का टाइम है और 2 मिली सेकेंड में आपका काम पूरा नहीं हुआ, तो एक इंटरप्ट जनरेट होगा, टाइमर इंटरप्ट, कि आपका टाइम खत्म हो गया है सीपीयू पे, अब दूसरे का टाइम आना है। एंड यू नो दैट रजिस्टर्स आर लिमिटेड, देर आर ओनली फिक्स्ड नंबर ऑफ रजिस्टर्स। जब आपका प्रोसेस बाहर जाएगा तो उसको अपने पूरे कंप्यूटर, अपने प्रोग्राम का स्टेटस सेव करना पड़ेगा। अगर वो सेव नहीं करेगा तो जो नया प्रोग्राम आ रहा है वो रजिस्टर यूज़ करना चाहता है, वो आपके डेटा को रिप्लेस कर देगा, वो रिप्लेस कर देगा और आपका पुराना डेटा भाग जाएगा और फिर आपको प्रोग्राम गलत आंसर देगा। इसीलिए आपको वो स्टोर करने पड़ेंगे। तो द टाइप ऑफ इंटरप्ट विच आर जनरेटेड एक्सटर्नली, द काइंड ऑफ इंटरप्ट जनरेटेड बाय टाइमर, जैसे राउंड रॉबिन में मैंने आपको बताया। एंड देयर कैन बी इंटरप्ट फ्रॉम आईओ डिवाइसेस, जैसे लेट्स से मैं कोई की प्रेस करूं, जैसे कंट्रोल जेड, आपने कोई प्रोग्राम रन किया, उसका आउटपुट चल रहा है और मैं कंट्रोल जेड को प्रेस करूं, तो कंट्रोल जेड से क्या होगा, वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। दैट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट। बाहर से किसी ने आपके प्रोग्राम को बंद किया, टर्मिनेट किया, दैट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट। अनदर काइंड ऑफ इंटरप्ट इज लेट्स से पावर सप्लाई यूनिट इंटरप्ट। पावर सप्लाई मतलब जैसे आपका कंप्यूटर चल रहा है, आपने पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया, कंप्यूटर में जो बटन होता है पावर का उसको बंद कर दिया। विद इन माइक्रो सेकेंड व्हाट विल हैपन, विद इन माइक्रो सेकेंड, आजकल आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर जब आप ऑफ भी कर देते हो तो आपका प्रोग्राम, आपका जो आपकी विंडोज़ थी वो ओपन जो थी वो दोबारा ओपन मिल जाती हैं आपको। और समटाइम्स व्हेन यू ट्राई टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर आस्क whether you want to restart fully or you wanted to go back to the previous state। मतलब जो ब्राउज़र की विंडो ओपन थी या जो प्रोग्राम्स ओपन थे वो ओपन ही रहे। It happens nowadays. And why it has done? Because in the fraction of microsecond it stores the status कि what all the programs are running right now। और प्रोग्राम आप पावर ऑफ करने से पहले वो सारी चीज़ें अगर वो अपने मेमोरी में सेव कर लेगा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस अभी रन हो रखी हैं, और रीस्टार्ट होने के बाद उन सारी प्रोसेस को वो रिवोक कर सकता है, वो वापस चला सकता है फोरग्राउंड पे। तो इस तरह से पावर सप्लाई इंटरप्ट हो सकता है। तो हमारे पास में दो तरह की चीज़ें हैं, वन इज़ सब रूटीन एंड अनदर वन इज़ इंटरप्ट। सब रूटीन जनरली क्या है, कॉल इंस्ट्रक्शन है, और ये क्या है, इंटरप्ट, ये सिग्नल की वजह से होता है। मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझ लीजिए। हमारे पास क्या है, सिग्नल्स हैं। इंटरप्ट आर नथिंग बट सिग्नल्स, एंड सिग्नल कैन बी डिफरेंट टाइप्स। लेट्स से एक्सटर्नल सिग्नल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइमर की हेल्प से जनरेट हो सकता है, या फिर आईओ डिवाइस का सिग्नल हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल जेड आपने क्लिक किया और कंट्रोल जेड की वजह से आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, दैट इज एक्सटर्नल इंटरप्ट ओनली। और पावर सप्लाई इंटरप्ट हो सकता है, पावर सप्लाई की वजह से, है ना। देयर कैन बी इंटरनल इंटरप्ट ऑल्सो। इंटरनल इंटरप्ट लाइक लेट से आपने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें डिवाइड बाय ज़ीरो है, डिवाइड बाय ज़ीरो विल कॉज एन एरर and you have to handle those errors by using let's say exceptional handling, so divide by zero। or sometimes memory protection violation। let's say आपने एक एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश की and that address is not meant for you, that address is not available to you, so what happen is your computer will generate an interrupt that is segmentation fault, और उसको डील करेगा। बिकॉज अगर आप दूसरे की मेमोरी में जाके एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सो फॉर दैट पर्पस इट विल जनरेट मेमोरी प्रोटेक्शन वायलेशन इंटरप्ट। एंड देन जैसा अभी आदर्श ने पूछा कि स्टैक भी तो ओवरफ्लो हो सकती है,
तो स्टैक ओवरफ्लो होने पे भी इंटरप्ट जनरेट होता है कि आपकी स्टैक फुल हो गई है, एंड देन इट विल जनरेट अ सेगमेंटेशन फॉल्ट और स्टैक ओवरफ्लो इंटरप्ट। ठीक है, कि आपके पास मेमोरी नहीं बची है, अब इसको आप कैसे हैंडल करोगे आप देख लो। So that kind of interrupts are internal interrupts because these are generated by your program only. They are not externally generated. And then we have some interrupts called software interrupt. Software interrupts. What are software interrupts? They are interrupts like system calls. System calls. So देखो, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. इफ नॉट स्टडीड देन ऑल्सो आई विल टीच यू द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इन सिस्टम कॉल्स व्हाट हैपन इज, आपके पास में आईओ डिवाइसेस एक्सेस करनी है या आपको लेट्स से प्रिंट एफ करना है. आप सी प्रोग्रामिंग में क्या करते हो, लेट्स से प्रिंट एफ करते हो. तो प्रिंट एफ इज अ यूजर फंक्शन कॉल, बट देन इनसाइड द प्रिंट एफ इट इज डूइंग अ सिस्टम कॉल. System calls are just like function calls only, but there is a difference. In system call, you are accessing the operating system code and there will be context switches. आप अपने प्रोग्राम में से बाहर जाके दूसरे प्रोग्राम को एक्सेस करना चाह रहे हो, that can be done by system call. You are trying to access the hardware. Maybe जब printf करोगे तो आप स्क्रीन पे कुछ लिखना चाह रहे हो, then you are trying to use the IO devices. That is a system call, and that is a software interrupt, not the hardware interrupt. See, external interrupt in this IO devices we have click control Z, that is done by us hardware externally. But in software you wanted to print something, so you are writing a command for it and it is generated by using software. So system call के अंदर आप एक्चुअली में मॉड बिट में 0 यूज़र मोड था, आप उस यूज़र मोड से 1 यानी कि कर्नल मोड में आ रहे हो. तो पहले ये मोड चेंज होगा एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिविलेज्ड मोड. प्रिविलेज्ड मोड मतलब ये प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि केवल कर्नल मोड में चल सकती हैं. सिस्टम कॉल्स जो हैं वो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और ये सारे इंटरप्ट्स हो सकते हैं. और इन सारे इंटरप्ट्स में एक कॉमन पॉइंट है. कॉमन पॉइंट क्या है कि आपको प्रीवियस स्टेट्स को स्टोर करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट इंटरप्ट. अदरवाइज you will lost the data. You may lost the data. It is not always, but you may lost the data, and there are very very bright chances, 99.99% times, if you don't store the data it will be lost. And see, don't take it like this, सर मैं तो स्टोर नहीं करता हूँ, डिवाइड बाय 0 आ जाए या सिस्टम कॉल करता हूँ. ये आप स्टोर नहीं कर रहे हो, बट आपका कंप्यूटर कर रहा है ऑटोमेटिकली. एंड दैट वी आर लर्निंग कि ऐसा भी होता है. जब हम इसका सिस्टम नेक्स्ट 1 और 2 क्लासेस में हम देखेंगे कि एक छोटा सा कंप्यूटर बना के कि ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं. इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट आर इंटरप्ट्स एंड हाउ वी आर डूइंग इट, I will make a small diagram and try to make a small computer, and then you will understand how the interrupts are working. But general idea of this session is कि हमें पता हो कि सब रूटीन में हम कुछ भी स्टोर नहीं करते हैं एक्सेप्ट द रिटर्न एड्रेस एंड पासिंग द पैरामीटर्स. पुराना डेटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट द रिटर्न एड्रेस. बट देन इंटरप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें स्टोर करने की ज़रूरत है, जैसे प्रोग्राम काउंटर भी स्टोर करेंगे, PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, यानी कि सारे के सारे फ्लैग्स की वैल्यू स्टोर करेंगे. अब जब हम सब रूटीन को कॉल कर रहे थे तब हम सारे के सारे फ्लैग्स को तो स्टोर नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो चेंज ही नहीं होंगे. बट प्रोग्राम स्टेटस वर्ड मे गेट चेंज व्हेन वी आर डूइंग इंटरप्ट हैंडलिंग. और एक जो स्पेशल रजिस्टर है, वो स्पेशल फ्लैग है, वो है मॉड फ्लैग. ये मॉड फ्लैग को हम चेंज करेंगे ही करेंगे क्योंकि इंटरप्ट को चलाने के लिए हमें 0 से 1 वाले मोड में जाना पड़ेगा. तो कुछ भी चेंज ना हो तो एटलीस्ट मॉड फ्लैग तो चेंज होगा ही होगा. ठीक है, तो इसको हमें स्टोर करना पड़ेगा. देन वी स्टोर प्रोसेस रजिस्टर्स ऑल्सो. Why we store the register values?
बिकॉज जो नया प्रोग्राम चलेगा इट विल ऑल्सो यूज द रजिस्टर्स एंड यू हैव ऑलरेडी यूज द रजिस्टर्स. So if the new program is going to use the registers, it will replace the value of the previous program. So it is better to store the previous values, otherwise it will get replaced and we will lose them permanently. And see, there is something called effective address computation. सो इफ़ेक्टिव एड्रेस कंप्यूटेशन मतलब देखो क्या है. जब हम कॉल करते हैं एक फंक्शन को, सब रूटीन को, ये हमने कॉल किया सब रूटीन, तो हमें इफ़ेक्टिव एड्रेस कहाँ से मिलेगा? द इफ़ेक्टिव एड्रेस इज डन बाय कॉल इंस्ट्रक्शन ओनली. जो हमने कॉल की है वहीं से हमें इफ़ेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज इफ़ेक्टिव एड्रेस इज कंप्यूटेड बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन रन हो रही है कॉल सब रूटीन, उसी में मिल जाएगा हमें इफेक्टिव एड्रेस इफ़ वी आर रनिंग द सब रूटीन्स. बट इन केस ऑफ इंटरप्ट्स द इफेक्टिव एड्रेस इज नॉट अवेलेबल इन द इंस्ट्रक्शन ओनली, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन हमने लिखी ही नहीं है इंटरप्ट की. हमने इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन थोड़ी लिखी है, वो तो सिग्नल जनरेट हो गया है एट रन टाइम. जैसे टाइमर इंटरप्ट जनरेट हुआ कि 2 मिलीसेकंड पूरे हो गए हैं, अब छोड़ दीजिए सीपीयू को, दूसरे का नंबर आएगा. तो हमें थोड़ी पता है कि वो कब जनरेट होगा. या पावर सप्लाई का कि पावर भाग गई, हमें थोड़ी पता है कि पावर कब भागेगी और वो इंटरप्ट हमें हैंडल करेगा सारे काम को. या डिवाइड बाय ज़ीरो, कब वैल्यू यूज़र डाल देगा ज़ीरो डिवाइडेड के लिए. या मेमोरी प्रोटेक्शन कि हमारी मेमोरी वायलेशन में पहुंच गई है, हम किसी और का डेटा यूज़ करना शुरू कर दिया, वी डोंट नो हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल टू अस. ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में आपको प्रिंट एफ या स्कैन एफ का तो पता है, बट देन कंट्रोल जेड या इस तरह की चीज़ें कब हो जाएं, दैट टाइप ऑफ इंटरप्ट यू डोंट नो. सो यू कैन नॉट प्रोवाइड द इफेक्टिव एड्रेस इन द इंस्ट्रक्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस इन डिफरेंट मैनर. So what is the different manner we provide the instruction effective address? So effective address is calculated by hardware in this case. So this is for interrupts. Again notes will be provided to you. So effective address is provided by hardware, and in case of hardware we have two approaches. One is लेट से टाइमर इंटरप्ट है, तो उसका फिक्स्ड एड्रेस हमने दे दिया कि उसका एड्रेस है AD, ये एड्रेस है, फिक्स्ड एड्रेस है. या लेट से हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है, तो उसका हमने बोल दिया कि फिक्स्ड एड्रेस है 2D. या लेट से डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरप्ट्स हैं और उनके एड्रेसेस फिक्स्ड हैं. तो हम यहाँ पे लुकअप टेबल लगा के चेक कर सकते हैं कि किस तरह का कौन सा इफेक्टिव एड्रेस होगा, कहाँ पे हमें इंटरप्ट को रन करना है. दैट इज़ वन अप्रोच. अनदर अप्रोच इज जंप टू कॉमन इंटरप्ट सर्विस रूटीन. इसको हम बोलते हैं ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन. हम जंप करें एक कॉमन ISR पे, और जंप करने के बाद जो ये हमारा कॉमन ISR होगा ये डिसाइड करेगा कि वेयर टू जंप, वेयर टू गो इन द इंटरप्ट. तो हमारे पास ये एक जो एड्रेस है कॉमन इंटरप्ट सर्विस रूटीन का, वो लेट से एक एड्रेस है, एंड दैट in common service routine will find the effective address. Okay, so where to jump, that is two approaches. One is direct and another one is going to the common one, and then that common interrupt will decide where to jump. Okay, so these are the two approaches to find the effective address in case of interrupts. Okay, and we have one thing called storage. See, in case of subroutine, we store the PC value, the return address. How we store the return address we have discussed in detail.
जैसे हमने एक सर्विस रूटीन जैसे हमने सब रूटीन कॉल किया तो हमने बहुत सारी अप्रोचेस पढ़ी कि रिटर्न एड्रेस कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे स्टोर करना है. वन अप्रोच वॉज कि उसको प्रोवाइड कर दो लास्ट स्टेटमेंट में. अनदर अप्रोच वॉज कि रजिस्टर में स्टोर कर दो. अनदर अप्रोच वॉज सब रूटीन में ऊपर स्टोर कर दो. अनदर अप्रोच वॉज फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर दो. एंड आउट ऑफ ऑल द बेस्ट वन वॉज कि मेमोरी स्टैक में स्टोर कर दो रिटर्न एड्रेस, तो जो कि पीसी की वैल्यू होगी. सब रूटीन में तो हमने देख लिया, लेकिन इंटरप्ट में हम रिटर्न एड्रेस कैसे स्टोर करें. तो हमारे पास स्टोरेज की पॉलिसी क्या है. देखो, हम क्या कर सकते हैं. लेट्स से हमने यहाँ पे प्रोग्राम रन किया और यहाँ पे आके इंटरप्ट हो गया, तो इंटरप्ट पे जाए और हर एक इंटरप्ट में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कोड टू स्टोर पीसी. ठीक है, कोड टू स्टोर पीसी, देन इंटरप्ट रन होगा एंड देन यहाँ पे हम हो सकता है कोड लिख दिया हमने, कोड टू रिट्राइव पीसी. मतलब ये हमारे पास रिटर्न होने के लिए कोड लिखा हुआ है ये वाला, और ये वाला हमारा रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के लिए कोड लिखा हुआ है, और ये हमारा मेन कोड है इंटरप्ट का. तो एक अप्रोच तो ये है. अब देखो, आप बोलोगे सर ये सब रूटीन में भी किया जा सकता था. किया जा सकता है, बट उसके लिए कोड आपको लिखना पड़ेगा, और आप हज़ारों फंक्शन बनाओगे तो हज़ारों फंक्शन में आपको कोड लिखना पड़ेगा कि कोड को प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को स्टोर करना है और फिर बाद में रिट्राइव करना है. बट देन इंटरप्ट आपको लिखने नहीं है, और नंबर ऑफ इंटरप्ट्स विल बी फिक्स्ड कि आपके पास 10 तरह के इंटरप्ट्स हैं, 20 तरह के इंटरप्ट हैं, या लेट से ज़्यादा भी हैं, वो फिक्स्ड है और आपको नहीं लिखना है. प्रोग्रामर को हेडेक नहीं लेनी है उसकी, वो कंप्यूटर जिसने बनाया है उसने लिखा और एक बार फिक्स हो गया. बट फंक्शन कॉल में, सब रूटीन कॉल्स में क्या होगा, हज़ारों, डिपेंडेंट ऑन डेवलपर, हज़ारों फंक्शंस हो सकते हैं, लाखों फंक्शंस हो सकते हैं, कब तक लिखेंगे, वो हेडेक नहीं ले सकता है प्रोग्रामर. तो वो ये स्ट्रैटेजी यहाँ चल सकती है, वहाँ पे नहीं चल सकती है. तो दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी कि हमने यहाँ पे स्टोर करने का कोड लिखा और यहाँ पे रिट्राइव करने का कोड लिखा और वापस आके फिर से रन करना शुरू कर दिया. एंड देन देर इज़ अनदर टाइप ऑफ अप्रोच इज़, लेट से आपका प्रोग्राम चल रहा था यूज़र मोड में और यूज़र मोड के रजिस्टर्स थे अलग, और दूसरा प्रोग्राम क्योंकि जब इंटरप्ट हैंडलिंग होगी तो वो चलेगा कर्नल मोड में, और कर्नल मोड के लिए आपने स्पेसिफिक रजिस्टर्स असाइन कर दिए और जो वैल्यूज़ हैं वो इनमें स्टोर हो जाएगी. बट देन अगेन दिस अप्रोच इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट बिकॉज the number of registers will be fixed and they may get over soon. And the good thing is कि जब आप यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाते हो, इंटरप्ट हैंडल करते हो, तो इंटरप्ट से सब रूटीन कॉल नहीं कर रहे हो, या इंटरप्ट से इंटरप्ट, फिर इंटरप्ट से इंटरप्ट कॉल नहीं कर रहे हो. इसीलिए यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स कम भी होंगे तो काम चल जाएगा. वाई? बिकॉज सब रूटीन में क्या होता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे 100 भी हो सकते हैं. बट इंटरप्ट में यूज़र ने यूज़र प्रोग्राम से इंटरप्ट कॉल हुआ और इंटरप्ट से वापस यूज़र प्रोग्राम में आना है, वहाँ से इंटरप्ट से इंटरप्ट, इंटरप्ट से इंटरप्ट, इंटरप्ट से इंटरप्ट, ऐसे कॉल नहीं हो रहा है. तो इसीलिए अगर फिक्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं हमारे पास तो वो भी चल जाएगा. तो इसलिए ये अप्रोच बहुत ज़्यादा काम आ जाती है, बट दैट देन अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी रिलायबल अप्रोच. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सब रूटीन एंड इंटरप्ट.